सिकंदर। चलो इस सिकंदर को हमने एक चीज जान ले, कहां से क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का सा एक चीज जान के चलते हैं बस। कहां से कहां मूवमेंट किया, बाकी तो हमें लगभग पता है कि और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। ये कहां से आया था? यूनान से। यूनान से ये कहां चला गया? एशिया माइनर जानते हो है कौन सा? अरे बिल्कुल बिल्कुल, इसी सीरिया अफ्रीका एशिया माइनर से मान ले रहे। एशिया माइनर जानते हो है कहाँ, ये बता दो पहले। कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो अरब तो बहुत दूर है। एशिया माइनर तुर्की वाला जो एरिया पड़ता है, तुर्की। तुर्की का एरिया जो, हाँ यूरोप से लगा हुआ एरिया पड़ता है किसका, तुर्की का। तो तुर्की वाला उधर पूरा एरिया हम एशिया माइनर मान लेते हैं। एशिया माइनर के आसपास से सीरिया, अरे सीरिया तो पहले तो इधर भेज दो, चलो सीरिया भेज दो। सीरिया कोई दिक्कत नहीं। मिस्र, इजिप्ट। इजिप्ट से कहाँ गया? अरे उससे हमें केवल, इससे कोई मतलब नहीं है, समझो। हमें केवल और केवल मतलब है भारत पहुंचे। हाँ इनसे कोई मतलब नहीं, हमें केवल ये जानने के लिए था कि कहाँ कहाँ मूव कर रहा है बस। हम सीधे सीधे मिस्र से उसको इधर भी ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैक्टीरिया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या कह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई डिसेंट्री को हम उस पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हमें केवल और कहा बहुत सी चीजें लड़ा, बैक्टीरिया बैक्टीरिया बहुत है। अफगानिस्तान, हमें यहां आना है बस। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ये पहुंचा तो यहां पर हिंदू कुश पहाड़ी से, बस यहां ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस। हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस। बाकी ये कहां गया कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए, ये हटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां कहां मूव करता रहे, हमें केवल यहां से जानना ज्यादा जरूरी है। खैबर दर्रे से कहां पहुंचा? हिंद कुश। अब हिंद कुश जब पहुंचा तो इसने, जैसे हिमालय की तरफ पहुंचा, इसने अपनी सेना के दो भाग कर दिए हिमालय क्षेत्र से। एक स्थल मार्ग, स्थल मार्ग, दूसरा जल मार्ग। जल मार्ग कौन सा था? सिंधु नदी से, सिंधु नदी। सेना के दो भाग कर दिए, कहां से? हिमालय के पास से। और एक भाग जो स्थल मार्ग से आया वो किसमें? स्थल मार्ग से जिसमें आया, इसमें सिकंदर खुद था। सिकंदर प्लस उसके सेनापति थे, पेरिडिक्का और हिफेस्टियन, दो सेनापतियों के साथ इधर से आया। और इधर से गया, उसका नाम था नियारकस। ये सब सेनापति हैं। नियारकस इधर की तरफ सिंधु नदी क्षेत्र से। अब इधर से जब एंट्री किया तो अब इधर से कहां हुआ, पहले ये घुसा तो यहां पर कुछ जनजातियां मिली। हमें जनजातियों में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। कौन सी? अस्मक तो नीचे, अस्सिकेनस, यहां पर एक जनजाति उसको अस्सिकेनस मिली। अस्सिकेनस के नीचे की तरफ बढ़ा तो क्या हुआ कि यहां पर एक जो मेन शासक था इधर, तक्षशिला का, तक्षशिला का शासक, शासक अंभी, ये ध्यान रखना है, अंभी द्वारा अधीनता स्वीकार। अंभी द्वारा क्या कर ली गई?
अधीनता स्वीकार कर ली गई, जब इसने अधीनता स्वीकार, इसलिए क्यों, इसने बिना युद्ध करे हुए अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद कुछ और जनजातियों से युद्ध हुआ, फिर नीचे जाके ये कहां पहुंचा है, झेलम नदी तक। ये इंपॉर्टेंट है, झेलम नदी तट। झेलम नदी तट पे एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं क्या, हाइडे, हाइडे स्पीच या वितस्ता का युद्ध। वितस्ता का युद्ध हुआ। वितस्ता का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, पोरस जो पुरु का शासक है, पोरस जो पुरु का शासक है, और किसके बीच, सिकंदर। अब इसे यहां जीता कौन, जीता, परंतु इसने क्या किया, शासन वापस कर दिया। शासन वापस कर किसको कर दिया, पोरस को। लेकिन यहां पर दो नगर बसाए, दो नगर या दो शहर बसाए, कौन कौन से, एक निकैया और दूसरा बुकफेला। दो, यानी निकैया मतलब होता है जीत, और बुकफेला इसका क्या था, ये घोड़े के नाम पर। ठीक, यहां इसने दो, इसके आगे कुछ जनजातियां थी, अगर हम यहां पे ले आए तो इसके आगे एक जनजाति थी, कौन सी, अश्वक, इसकी राजधानी मस्सक। इस जनजाति की युद्ध में महिलाओं से परेशान, क्या किया, सभी महिलाओं की हत्या करा दी। इसने क्या किया है, इस क्षेत्र की, कहां की, अश्वक या मस्सक, राजधानी तौर पर मस्सक लेते हैं, कहीं कहीं मस्सक को मान लेते हैं, उसको वो ले लेते हैं साथ में। तो इनकी राजधानी क्षेत्र में सभी महिलाओं की हत्या करा दी, और यहां से जो इसको बैल मिले, क्योंकि यहां पर जनजातियां कैसी हैं, सब पशुपालन वाली, पशुपालन वाली जनजातियों को जो बैल मिले, ये इसने यहां से यूनान भेज दिए। कहा जाता है कि लगभग 3.5 लाख के आसपास इसको बैल प्राप्त हुए थे, और उसने वो कहां भेज दिए, सब यूनान भेज दिए। इसके जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा वो, आगे एक और जनजातियों के क्षेत्र था, जिसको जो कहलाया शूद्रक, शूद्रक तथा मालव क्षेत्र था। ये जनजातियां हैं सब, मालव क्षेत्र। अब शूद्रक तथा मालव क्षेत्र वाली जनजातियों से भी ये परेशान हो गया, यहां से क्या हो गया, परेशान हुआ। अब इसके आगे ये सब जनजाति क्षेत्र है बच्चा, कोई सब इधर कोई उधर, कोई सब हिमालय जनजाति क्षेत्र। लेकिन जब इसके आगे यहां क्या, एक पॉइंट लिख लो, देखो यहां सिकंदर, यहां सिकंदर युद्ध में, यहां सिकंदर युद्ध में घायल हो गया। घायल हो गया। अगला एक इसी इसी के नीचे पॉइंट ऐड कर लो, देखो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। यानी अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उसने किस नदी के आगे नहीं गया, ब्यास नदी। देखो यहां से वह सीधा सीधा पाटन, पाटन गुजरात, पाटन कहां पड़ता है, गुजरात, पाटन पहुंचा।
देखो, पाटन सिकंदर की अंतिम विजय थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर ने भारत में अंतिम शहर या अंतिम जीत कहां हासिल की थी? पाटन। पाटन पहुंचा। अब देखो, ये भी पाटन पहुंच गए। कौन? नियारकस और सिकंदर भी दोनों पाटन पहुंच गए। यहां से उसने घायल अवस्था में कहां की तरफ? अरब सागर के रास्ते। कहां पहुंचा? बेबीलोन। देखो, यहां से अरब सागर के रास्ते, यहां से अरब सागर के रास्ते, यहां से अरब सागर के रास्ते रास्ते बेबीलोन पहुंचा। बेबीलोन कहां पड़ता है? बगदाद, इराक क्षेत्र में। ब्रैकेट में क्या लिख लेना, ऐसे याद रहेगा, इराक या बगदाद। बेबीलोन पहुंचा। 323 ईस्वी में उसकी, ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई बेबीलोन में। ये देखो, तथा उसे अफ्रीका के सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया। सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया उसी का नाम, जिसे ना सिकंदर बोलते हैं। सिकंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर। उसी हिसाब से ये नाम है, सिकंदर तथा सिकंदरिया तथा अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया। अब एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट यहां समझो। यहां एनसीईआरटी थोड़ा सा गोलमोल खेलती है, और फिर कुछ राइटर्स हैं वो भी थोड़ा गोलमोल खेलते हैं। क्या गोलमोल खेलते हैं? जब उसने अफगानिस्तान की सीमा की तरफ प्रवेश किया, तब माना जा रहा है कि यह टाइम पीरियड था 327 ईसा पूर्व। ठीक समझना। जब वो हिंद कुश के आसपास इस क्षेत्र में, जो भारत की सीमा में हिमालय क्षेत्र से एंटर किया, तब टाइम पीरियड है 326 ईसा पूर्व। क्यों? ऐसा क्या है? क्योंकि वो इतने दिनों तक इधर वाले क्षेत्र में इसलिए रुका रहा। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में इस टाइम में जब ये पहुंचा तो इधर सर्दी वाला क्षेत्र था, और जब बसंत ऋतु आई, यानी भाई जो मार्च अप्रैल वाला टाइम आता है, फरवरी के आसपास वाला, जब ठंडी खत्म होने लगती है, तब इसने भारत में प्रवेश किया हिमालयी क्षेत्र से। क्योंकि उस टाइम में जब बर्फ ज्यादा पड़ रही, तो हिमालय क्षेत्र से पार करना क्या है? कठिन है। तो अब ऐसी कंडीशन में एनसीईआरटी कहां गेम खेलती है? एनसीईआरटी कहती है कि सिकंदर का भारत में आगमन, वो ऐसे लिख देते हैं, लो खत्म। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। 326 में आया, 327 में आया, हो गया कंफ्यूजन। क्योंकि अफगानिस्तान भी, पहले अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र किसमें आता था? भारतीय सीमा में। अब यहां पर ये कंफ्यूजन क्रिएट करा देते हैं। तो जब वो हिमालय, वो कब पहुंचा है? 326 हिमालयी क्षेत्र से एंटर कर रहा है भारत में, लेकिन अफगानिस्तान के आसपास क्षेत्र में, खैबर दर्रे के आसपास कब पहुंच रहा है? समझ गए यहां पर डिफरेंस। और जब वो पाटन से भारत को छोड़ रहा है 19 महीने के आसपास, वो क्या रहा है? 19 महीने के आसपास उसने भारत में बिताए हैं कुल। अब 19 महीने, अब अगर हम 19 महीने के हिसाब से देखें तो 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ देगा। भाई 19 महीने तो ये हो गए, तो भारत कब छोड़ देता है वो? 325 ईसा पूर्व वो भारत छोड़ के चला जाता है। तो यानी ये लगभग 19 महीने तक भारत में रहा है। समझ गए बात को? आया तो स्थल मार्ग से, गया किससे? जल मार्ग से, अरब सागर के रास्ते से गया है। यहां से अब हमारे पास क्या चीज हुई? अब देखो एक चीज समझो, ये तो खैर पॉइंट हमारे पास हो गया। इसके आने से परिवर्तन क्या क्या हुआ? परिवर्तन ये हो गया कि कुछ जो यूनानी लोग जिनके साथ थे, वो भारतीयों से मिले।
कुछ तो ऐसे होते हैं ना कि जो वहीं पे रहने लग जाते हैं। कभी भी देखा होगा कोई अगर कहीं जाए तो थोड़े दिन बाद वहीं का रहने लगता है, घर बनवा लेता है। तो बहुत सारे जो यूनानी थे वो इन क्षेत्रों में रहने लगे, अफगानिस्तान वाले इस क्षेत्र में निवास करने लगे। क्यों? क्योंकि अब इसका भी एक नियम था, सिकंदर जो क्षेत्र जीतता था वो अपने किसी सेनापति को दे देता था, अपने पास कुछ नहीं रखता था। तो इसलिए इस क्षेत्र में तो यहां भी लोग रहने लगे। दूसरा, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इन लोगों ने इनसे मिलकर कुछ ना कुछ सीखा, एक दूसरे से, चाहे भाषा शैली हो, चाहे कुछ तकनीकी हो, एक दूसरे से क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ। अब यहां क्या हो गया, इस वाले क्षेत्र में क्या हो गया, पूरा का पूरा क्षेत्र हिल गया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर, एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्ट्रैबो, स्ट्रैबो स्ट्रैबो हो गया, प्लूकार्ट हो गया, ये लोग ये लिखते हैं कि इससे सबसे बड़ा फायदा जो हुआ वो चंद्रगुप्त को हुआ, चाणक्य को हुआ। क्यों? इन लोगों ने क्या किया, एक फॉरेन राइटर है वो तो यहां तक लिखता है कि जब उसकी सेना यहां युद्ध के लिए आगे बढ़ने को सोच रही थी, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य ने मिलकर उसकी सेना में अफवाह फैलवा दी कि उसके आगे क्या है, राक्षस है सब। एक तो यहां पर विवरण मिलता है। दूसरा, एक कारण क्या हुआ, ये इन सबने जो आसपास के क्षेत्र थे जो हारे थे, इन सबने मिलकर एक युद्ध किसके खिलाफ तैयार कर दिया, अम्बी के खिलाफ। क्योंकि इसने क्या की है, गद्दारी की। चाणक्य की कूटनीति थी। दो फायदे हो गए चाणक्य को, एक तो ये संगठित हो गए और दूसरा सजा किसको देने जा रहा है, अम्बी को। इन लोगों ने मिलकर किसको हरा दिया, अम्बी को। अब फायदा क्या हुआ, ये सारे लोग एकजुट हुए। अब इन एकजुट लोगों को चाणक्य ने और चंद्रगुप्त ने मिलकर अपने साथ कर लिया और इन सबसे मिलकर किस पर हमला करा दे रहे हैं, घनानंद पे। सिकंदर तो चला गया, सिकंदर तो चला गया, सिकंदर चला गया तो इन सबको इकट्ठा करके चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण कर दिया और मगध को हराकर नए एक वंश की स्थापना कर दी जो क्या कहलाया, मौर्य वंश। तो यानी इससे फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ है, चाणक्य को और चंद्रगुप्त को, सिकंदर का। इसीलिए जो कुछ इनके बाद वाले जैसे एरिस्टोबुलस हो गया, ठीक, तो एरिस्टोबुलस यही चीजें बोलता है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा भारतीय लोगों को हुआ, उन्हें संगठित हो गए एक साथ। और इस संगठन से क्या हो गया, चाणक्य ने इसका उपयोग करके और नए राजवंश की स्थापना कर दी। तो यहां पर यह चीज क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से एक नया राजवंश भारत में तैयार हो गया। कौन सा, मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा पहलू है। ये एक ऐसा वंश जिसने पूरे भारत को, लगभग पूरे भारत को एक साथ जीत लिया, लगभग पूरा भारत इसके था। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है इसका प्रशासन। सबसे बड़ी विशेषता इसका क्या है, प्रशासन। पहला ऐसा प्रशासन दिया जो बिल्कुल आज के प्रशासन से मिलता है। भाई किसी की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा तभी है ना कि एक बार ऐसा प्रशासन दे दिया। इससे पहले हमने किसी का प्रशासन पढ़ा नहीं, पढ़ते हैं इतिहास में। ये तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारे पास स्रोत नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रशासन नहीं होगा, क्योंकि राजा है तो प्रशासन होगा, हमारे पास स्रोत नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या है कि इस समय, और एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है, उस समय धर्म ज्यादा पावरफुल था, तो जितने भी लिखे गए सब धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, तो उनको राजा के हिसाब से उन्होंने कहीं कुछ राजा के बारे में ज्यादा लिखा ही नहीं। उन्होंने राजा की धार्मिक नीतियां तो लिख दी कि जैसे हमें पता लग गया बिंबिसार कैसा था, बौद्ध धर्मी था, अजातशत्रु पहले जैन धर्मी था, बाद में बौद्ध धर्मी बन गया, ये तो हमें पता लग गया। लेकिन उनके प्रशासन और इन सब की जिक्र कहीं नहीं किया। लेकिन जैसे मौर्य वंश के बारे में आते हैं, हमें बहुत कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जैसे 1907 में
जो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना संग्रहालय में जैसे ही करके एक बुक मिलती है, एक पांडुलिपि मिलती है अर्थशास्त्र की, तुरंत मौर्य वंश के बारे में सब कुछ खुल के सामने आ जाता है। क्योंकि पहले क्या था कि बौद्ध ग्रंथों से हम लोग चीजें उठा रहे थे, उनको कंपाइल करने की कोशिश कर रहे थे, अन्य जो किताबें जो स्रोत थे उनको कंपाइल कर रहे थे। लेकिन 1907 में जैसे ही अर्थशास्त्र की पांडुलिपि मिली, पूरा का पूरा, क्योंकि अर्थशास्त्र तो चाणक्य ने लिखी, और चाणक्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो सारी चीजें क्या हो गई? क्लियर हो गई, स्पष्ट होने लगी। तो इस कारण ये भी एक स्रोत हो सकता है कि मौर्य वंश के बारे में ज्यादा जानकारी है अन्य लोगों की अपेक्षा। तो इसके क्या स्रोत क्या है मौर्य वंश के? पहली चीज यानी मौर्य वंश के स्रोत देखते हैं, किससे हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। देखो, मौर्य वंश के हमारे पास दो स्रोत है। पहला, एक तो साहित्यिक है, जिसमें लिटरेचर मिल रहा है हमको, या लिटरेरी सोर्सेस हैं। दूसरा हमारे पास एक पुरातात्विक है। कैसे हैं? पुरातात्विक है। गलत लिखा, सही गलत लिखा है। पुरातात्विक स्रोत है। अब देखो, यानी आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी है और लिटरेरी एविडेंस है। पहले हम बात कर लेते हैं लिटरेरी एविडेंस क्या क्या है। सबसे बड़ी पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। अभी इसके बारे में बाद में जानेंगे, और इसके लेखक और लेखक भी लिखते रहे, इससे हमें बुकें याद होती जाएंगी, लेखक भी याद होते जाएंगे। ठीक, लेखक भी लिख लेंगे हम लोग। चाणक्य, कौटिल्य, अर्थशास्त्र। एक किताब मिलती है जिसका नाम है विशाख दत्त की, ऐसे करके लिखे तो राइटर दोनों लिख जाएंगे। विशाख दत्त, दत्त की मुद्रा राक्षस। कौन सी? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जानते हो किस पे लिखी गई? मुद्रा राक्षस का जो लिखी गई, ये लिखी गई, हमने तुम्हें बताया था, याद हो, घनानंद का एक अमात्य था, प्रधानमंत्री, क्या था उसको उपनाम? राक्षस उपनाम से जाना जाता। उसी को बेस बना के लिखी गई है मुद्रा राक्षस। तो उससे उसका जो हम पढ़ते हैं तो हमें मौर्य विषय में जानकारी मिल जाती है। इनका नाम भी जानते हैं, अष्टाध्यायी। इसमें भी कुछ स्रोत हैं। एक और हैं, इनको भी जानते ही हो, पतंजलि। पतंजलि की कौन सी? महाभाष्य। ये भी हमारे पास अच्छा स्रोत है। अभी इसका उपयोग होगा, पतंजलि कौन थे अभी हम लोग जानेंगे, क्योंकि महाभाष्य में क्या क्या चीजों का वर्णन है। हमें कल्लड़ की राजतारंगणी, राजतारंगणी, कल्लड़ की, बौद्ध धर्म की हैं, के दीपवंश तथा महावंश। ये वो श्रीलंका में दो ग्रंथ लिखे गए थे
जब कौन गए थे? संघमित्रा। और अशोक ने जब प्रचार कराने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेजा, उस समय, हाँ, तो उस समय कहाँ लिखे गए थे? श्रीलंका में। उनसे हमें मौर्य विषय में जानकारी मिलती है। भद्रबाहु, भद्रबाहु की कल्पसूत्र। भद्रबाहु एक जैन मुनि है, आगे चल के अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं, जैन गुरु। ठीक, हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ये कहाँ चले गए थे? दक्षिण भारत। तो उन्होंने जो उनकी पुस्तक है कौन सी? कल्पसूत्र, उससे भी हमें मिलता है। हरिभद्र सूरी की है एक, ये भी जैन बुक है। कथा सार शर्त। ऐसे करके हमें कई बुकें मिल जाती हैं इसके साथ साथ। राजा तारंगिणी, ये सब क्या है? लिटरेरी सोर्सेस हैं जो उस समय में मिल रहे हैं, उनके बारे में बताते हैं। जैसे एक और बड़ी अच्छी किताबें, राइटर भी पूछे जाते हैं, भास साहब की है, भास की स्वप्न वासव दत्ता, वासव दत्ता, भास की है ये। इससे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है इसके बारे में। साहित्यिक स्रोत है ये। एक बड़ी पुस्तक और है जिससे भी हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। इसके टाइम की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इसके समय का नगर नियोजन व्यवस्था कैसी थी, नगरीय व्यवस्था कैसी थी, इन सब का हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, इसके लिए एक अच्छी पुस्तक है कौन सी? मैगस्थनीज की, मैगस्थनीज की कौन सी? इंडिका। ये विदेशी स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है, जो हमें ये बताता है कि उनके समय में क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। अब देखो, इससे पहले हम देखते हैं बहुत सारी बुकें नहीं मिल रही हैं, इसलिए तो वही चीजें लिखी हुई है मौर्य विषय में। अब अगर हम इधर आते हैं, तो अकेला एक अशोक ही ऐसा बैठा है जिसने इतने सारे अभिलेख लिखा रखे हैं। अशोक के अभिलेख, ये भी हमारे पास स्रोत है। लगभग इसके 40 के आसपास तो लेख ही हैं, अभिलेख मिलते हैं इधर उधर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रकार में। कहीं स्तंभ लेख है, कहीं शिला लेख है, कहीं लघु स्तंभ लेख है, कहीं दीर्घ स्तंभ लेख है, कहीं लघु शिला लेख है, कहीं गुहा लेख है, यानी अलग अलग तरीकाओं के इसने लेख लिखा रखे। भंडारकर साहब हैं एक, उन्होंने तो इसके लेखों के आधार पर इसका इतिहास लिख दिया। अभी हम लोग अशोक की बात करेंगे तो जानेंगे थोड़ा। दूसरे क्या चीज है? स्थापत्य है। स्थापत्य कला के विषय में हमें कुछ जानकारियां मिल जाती हैं उस टाइम के। जैसे स्तूप स्तूप जो बने हैं अभी भी मिल जाते, तो उनसे हमें कुछ जानकारियां पता लग जाती है उस समय की टाइम पीरियड कैसा रहा होगा। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र है कुछ। हाँ, ताम्रपत्र होता है जो तांबा होता है, तांबे की प्लेट पे देखते नहीं होते, किसी का नाम लिखवा देते, गुदवा देते हैं, ऐसे ही उनको लिखवा देना क्या कहलाता था? ताम्रपत्र। समझ गए? ये दो ताम्रपत्र यहाँ बहुत फेमस है। भारत में जो लिखवाने की जो एक परंपरा है स्टार्टिंग, वो यहाँ से में मिलती है। दो ताम्रपत्र मिलते हैं सबसे पहले। चलो ये जान लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट है खैर दोनों। ये चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। एक है महास्थान से, एक है सहगौरा। दो,
इन दोनों में क्या मिलता है, खास बात क्या है, इन दोनों में ये मिलता है कि पहले चंद्रगुप्त ने इनसे जो कभी आपत्ति आए, इमरजेंसी आए, आपातकाल आए, तो ऐसी स्थिति में धन को कैसे संरक्षित करना है और फिर लोगों को जब उस समस्या के दौरान कैसे ऋण दिया जाए या वितरण किया जाए उनको, इनका उल्लेख में मिलता है। और ये प्राचीनतम साक्ष्य है भारत में किसी भी वितरण के या ऋण वितरण के या सार्वजनिक वितरण के पूरे समुदाय के रूप में इकट्ठा करना, उनको बेचना, मतलब उनको, जैसे मान लो आज नहीं हम देखते हैं, अभी तुमने कोरोना के टाइम देखा क्या हुआ, सरकार इकट्ठा कर लेती, सरकार लोगों से खरीद लेती। और कोरोना के टाइम देखा नहीं, गेहूं मिल रहा है, राशन वितरण वाला। तो राशन वितरण वाली जो परंपरा की टाइप को जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले, वो हमें इन ताम्र पत्रों से मिलते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, महास्थान से और सैगौरा से। इनसे दोनों से क्या मिले हमें, भंडारण, भंडारण तथा उनके वितरण के ये प्राचीनतम साक्ष्य। कब के लिए, हाँ आपात स्थिति के लिए इसने घोषणा की थी। जैसे हम लोग आगे जाके ये बात पढ़ते हैं कि मौर्य काल में, मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही 12 वर्षों एक अकाल पड़ा था, लंबा पीरियड। तो हो सकता है कि इस बात के आधार पर हम इस बात को पुष्टि कर सकते हैं कि अगर ऐसा लिखवा रहा है तो हो सकता है वैसा रहा हो, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा टैक्स भी लगाया था, पड़य नाम का एक टैक्स था, पड़य एक ऐसा कर था जो केवल और केवल राजा एक बार लगाता था। और ये ऐसा कर था कि जो पूरे गांव पे लगाए जाते थे, इससे क्या होता था कि इमरजेंसी के लिए, आपातकाल के लिए उसको रख लिया जाता था टैक्स लगा के। जैसे मान लो भारत सरकार राशन खरीद लेती है हर बार, तो उस टाइम सरकार क्या करती थी, टैक्स ही लगा देती थी कि भाई ये इकट्ठा रहेगा, जब भी आपातकाल आएगा तो इसका उपयोग किया जाएगा। तो इस तरीके की हमें कहानियां यहां से मिल जाती हैं। तो ये हमारे पास स्रोत है किसके, मौर्य वंश के। आप समझ गए, तो बुके ध्यान रखना है। अच्छा एक और लिखो भाई, ध्यान आ गया, ये क्वेश्चन पूछा है अभी रिसेंटली एग्जाम में आया, लिखो विष्णु पुराण। ये क्वेश्चन पूछा था किस पुराण से मौर्य विषय में जानकारी प्राप्त होती है, कौन सा पुराण है, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में भी मौर्यों के विषय में। जैसे क्वेश्चन क्या है देखो, यहां पर एक क्वेश्चन मैचिंग का ये आता है कि तीन, हमने बताए थे कि 5 ऐतिहासिक पुराण है। अगर तुम पहले से पढ़ रहे थे तो तुमको याद होगा, हमने बताया था 5 ऐतिहासिक है, जिनमें से विष्णु पुराण हमें बताता है मौर्य के विषय में, ठीक, जो भी हमने लिख लिया। वायु पुराण हमें बताता है गुप्तों के विषय में, हाँ। मत्स्य पुराण हमें बताता है सातवाहनों के विषय में, ठीक। तो ये पुराण वो है ना जो उन टाइम के, उस टाइम पीरियड के कैसा क्या था, राजा कौन थे या राजा के समय की स्थितियां क्या थी, उनके बारे में हमें ज्ञान कराते हैं। तो जैसे ही इसमें कौन सा है, विष्णु पुराण रट लेना ये, क्योंकि ये पूछ लेता है 3 पुराण, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। अच्छा लिख लो कहीं साइड में, कहीं साइड में लिख लो विष्णु पुराण। पुराण किस वंश के बारे में बताता है, मौर्य वंश। वायु पुराण किसके बारे में, गुप्त वंश। मत्स्य पुराण पुराण इसके सातवाहन वंश। ये 3 बड़े फेमस हैं।
कंफ्यूजन इसलिए होता है कि कंफ्यूजन क्यों होता है? कंफ्यूजन अभी हम लोग एक आध चीज पढ़ेंगे। जैसे कंफ्यूजन इसलिए बच्चों को होता है, अभी हम जाके उसका एक नाम पढ़ेंगे, जाके उसका क्या नाम, बिंदुसार का। ठीक, विष्णु पुराण में भी उसका नाम मिलता है, थोड़ा एक वायु पुराण में भी मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि किस पुराण की जानकारी। लेकिन अब नाम मिलना, थोड़े बहुत हल्की जानकारी मिलना, उसको जानकारी तो कहेंगे नहीं। क्योंकि हो सकता है कोई, जैसे नहीं होता कि हम कोई बुक लिख रहे हैं तो उदाहरण ले लिया पहले नॉर्मल से, तो इस तरीके से भी कहीं कहीं मिल जाते हैं, लेकिन हम उसको मूल स्रोत के रूप में नहीं लेते। समझ गए भाई? इतने स्रोत जान गए। स्रोत से इसलिए जानना जरूरी है कि इससे हमें यह पता लग रहा है कि कौन कौन सी बुक हैं और उनके लेखक कौन कौन है। चाणक्य अर्थशास्त्र, अभी हम इस पर विचार आगे भी करेंगे। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, जो नंद वंश का प्रधानमंत्री था राक्षस, उसको लेके लिखी गई थी। इनको तो जानते ही हो, अष्टाध्यायी तो नंद वंश के दौरान चलते ही रहे साथ में। पतंजलि महाभाष्य, अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे जाके, जब पुष्पमित्र शुंग एक शासक आएगा, उसके समय उसके ये पुरोहित होते हैं जब अश्वमेध यज्ञ करेगा। इनके विषय में भी काफी सारी जानकारियां मिलेंगी। कल्लड़ वो व्यक्ति है जिसने इतिहास की, भारतीय इतिहास की जो पहली पुस्तक मानी जाती है, कौन सी है? राज तारंगिणी। भारतीय इतिहास की पहली ऐतिहासिक पुस्तक इसको माना जाता है। इसकी पुस्तक से यही पता लगता है कि कश्मीर में जो श्रीनगर है, इसका संस्थापक अशोक है। और श्रीनगर में पहला जो राजवंश स्थापित करने का काम किया था, वो इसका अशोक का पुत्र था एक जालौक। जालौक ने जाके किया था। तो हमें इसके विषय में, मतलब अभी क्या बता रहा है, मौर्य के बारे में बता रहा है, तो हमें इससे जानकारियां मिल जाती हैं। इसी से हमें पता लगता है कि अशोक पहले शैव धर्म का अनुयायी था, शिव का उपासक था, बाद में कैसा बन गया? बौद्ध धर्मी बन गया। तो हमें कई सारी, ये श्रीलंका में लिखे गए। अशोक के पुत्र कौन? महेंद्र और संघमित्रा दोनों प्रचार करने गए थे। उस टाइम उन्होंने मौर्य विषय में जो जानकारियां दी, उनके आधार पर क्या लिखे गए? दीपवंश और महावंश, ये लिख दिए गए। ये तो गुरु जी थे। ये किसके गुरु हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने अपने पुस्तक लिखी कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र के आधार पर ये लिखा गया। और ये हमने तुम्हें बता ही रखा है, कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखी गई जैन धर्म की पहली पुस्तक थी। केवल रिवीजन इसलिए करा देते तुम्हें याद रहे पुरानी चीजें भी। हरिभद्र सूरी की एक कथा सारशर्ता, इनकी भास, भास की पुस्तक है कौन सी? स्वप्न वासव दत्ता, जिसमें एक जो कौशाम्बी का शासक है, जिसका नाम है क्या? उदयन, और अवंती की चंड प्रबोध की पुत्री वासव दत्ता, उनके प्रेम संबंध को बताते हुए कहानी लिखी गई है। उसी कहानी में आगे आके किसका जिक्र मिलता है हमें? मौर्य वंश की बात आ जाती है। और ये भाषा है, हाँ ये तो मेन पुस्तक है मैगस्थनीज। ये यूनान से चले आए थे केवल इंडिका लिखने। हाँ, तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी कौन सी? इंडिका। इंडिका एक्चुअली में मूल रूप पे तो मिलती नहीं है। जैसे स्ट्रैबो हो गया, प्लूकार्ट हो गया, प्लानी हो गया, इन लोगों ने छोटे छोटे अंश जिनको जितनी मिली वो अपनी अपनी पुस्तक में लिखी। उसके आधार पर हम समराइज करके नाम लिख देते हैं मैगस्थनीज साहब का। तो ये हमारे कुछ स्रोत थे। अब आओ, अब हम इस वंश के विषय में चलते हैं, देख लेते हैं कौन क्या है। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम देखते हैं ना आजकल भी चलता है, राशन वितरण चलता है। जैसे कोरोना के टाइम खूब लोगों को 25 किलो गेहूं, चना की दाल, चना भी मिला है, दालें भी खूब मिली है, नमक भी मिला है। है? क्या? अब बताओ ऐसे में ये, वैसे मैं इस चीज का विरोधी हूं, क्योंकि वो लोग काम ही नहीं करना चाह रहे कि अरे इतना मिल तो जा रहा है।
इससे अच्छा ये ना कि काम बढ़ाओ। उनके लिए ठीक है, लेकिन अब ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है ना कि उनके लिए कि सबको। अब देखो यूनिट क्या हो गया ना, ज्यादा यूनिट है। एक मेरे हिसाब से वो बनाना चाहिए, कुछ हद तक कमियां भी हैं कुछ अच्छाई भी हैं, कि एक लिमिट पर राशन देंगे हम। सबका है जो अच्छे मतलब जो होता तो है बच्चा, लेकिन दोनों को मिला है ना बराबर चीजें इस टाइम। हाँ, अच्छा अच्छा। अब ये तो खैर कोरोना टाइम में ये बहुत धांधली भी हुई, बहुत लोगों ने, लोग खरीद के लाते हैं बेच देते हैं। हाँ, हाँ। तो मेरे घर पे तो दिमाग लगा नहीं है। अरे वो खूब मिला ना इसलिए लोग लगा रहे थे दिमाग की, क्या करो कुछ नहीं तो ऐसा मिल रहा है तो लेते रहो। मौर्य वंश, चलो भाई। तो लेकिन इसकी परंपरा की शुरुआत मौर्य काल से ही होती, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है भाई ये, पे कहाँ तक रखे हैं, तो गिर गया। हाँ, मौर्य वंश, अब चल तो इसको जानते हैं। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। इसका अंतिम शासक कौन है? बताओ अंतिम शासक। बृहद्रथ। इस मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। राजधानी, कुछ हम जनरल पॉइंट एक साथ लिख ले रहे हैं। राजधानी पाटलिपुत्र। प्रतीक चिन्ह क्या माना गया है? मोर। जाति, अधिकतर ये मान रहे हैं कि ये कौन सी जाति थी। हाँ मानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ये, ज्यादा इतिहासकारों ज्यादा बुकों के आधार पर ये माना गया है क्षत्रिय वंश के। ठीक, पहले इनको कई लोग शूद्र या उनके आधार पर मानते हैं। न, नहीं, ऐसा खैर नहीं कह सकते हम लोग, ये भी कह सकते हैं ना, चंद्रगुप्त की जो अर्थशास्त्र मिलती है उसके आधार पर भी इनको क्षत्रिय मानने की बात है। उसमें वो ये कहा गया कि वो किसी भी शुद्ध राजा को शासक नहीं बनाना चाहते, उसके आधार पर माना गया कि ये शुद्ध नहीं होंगे। हाँ, उसके आधार पर उन्होंने कल लिखा जाता है कि, तो कई लोगों का मानना है, रोमिला थापर वगैरह फिर इस बात को कोट कर रहे हैं सब, तो इसके का आधार पर अपने क्या मान लेते हैं, छत्री। और इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि विवाद है, इसीलिए पूछा जाने लगा है कि इसके कौन से थे। इसकी अच्छा, इस वंश की स्थापना कब से हुई? जब से चंद्रगुप्त मौर्य, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम जान ही लेंगे। तो इनमें मान लेते हैं पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। पहला शासक
चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह माना जाता है कि ये काफी लंबे पीरियड तक शासन रहा इसका, और इसके जो ये संस्थापक हैं घनानंद नंद को पराजित कर शासक बने। ये हमें जानना इसलिए जरूरी है कि इससे पहले कौन सा वंश था, नंद वंश। नंद वंश के कौन, घनानंद को पराजित करके शासक बने, किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से। कुछ पॉइंट्स और इनके जानेंगे। इनके सलाहकार या फिर इनके क्या कहने, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री को कहा जाता था उस समय अमात्य। वो कौन थे, चाणक्य। अब इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे बाद में। अमात्य कौन, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वो कैसा शासन है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन ऐसा शासन माना जा रहा है कि जो पहला, जो मौर्य वंश का जो शासन है वो पहला केंद्रीकृत शासन है, और पहला ही भारत का सबसे बड़ा शासन माना जाता है यही। और इसके कारण इनके अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे पालीप्रोथस। पालीप्रोथम कहा है, इनको एक उपाधि के रूप में यूज किया किसने, मेगास्थनीज ने, यानी पाटिल पुत्र का रक्षक, पटना का। समझ गए। उसके आधार पर कहा गया, इनको कहा जाता है भारत का मुक्तिदाता। जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला और भारत को छोटे छोटे राज्यों या दासता से मुक्ति दिलाई, तो इसलिए लोग क्या बोल देते हैं, भारत का मुक्तिदाता। कुछ नाम और भी हैं, सैंडोकोटस, कोटस, कोटस सैंडोकोटस, ये सारे के सारे नाम किसने दिए हैं, यूनानी लेखकों में मिलते हैं। ठीक, ये सब नाम किसमें मिलते हैं हमें, यूनानी लेखों में। लेकिन हुआ क्या, जब विलियम जोन्स आए, विलियम जोन्स को जानते हैं आप, विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो 1784 में एक संस्था स्थापित हुई जिसने प्राचीन भारत के क्षेत्र में भारतीय संस्कृत के लिए बहुत काम किया। उसकी हम लोग ऋणी हैं कि उसने इतनी चीजें खोज के दी भारत को प्राचीन, जो शायद हम लोग इतने जल्दी ना खोज पाते। उसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने बहुत प्राचीन चीजें खोजी, और उसी के संस्थापक थे विलियम जोन्स। ठीक, उन्होंने पहली बार इन नामों को सीधे सीधे बताया कि ये नाम जो मिल रहे हैं हमें, वो किसके नाम है, सब चंद्रगुप्त के। उन्होंने ही बताया कि ये सारे नाम किसके हैं, चंद्रगुप्त के। देखो, विलियम जोन्स द्वारा, इन नामों इन नामों को चंद्रगुप्त के नाम बताए गए। इन्होंने इन नामों की तुलना किससे की है, चंद्रगुप्त से, विलियम जोन्स।
अब विलियम जोन्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो एक चीज जान लेना है कि इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 में कलकत्ता में। और जिसने काम किया है भारत की प्राचीन साहित्य या प्राचीन संस्कृति को उजागर करने का। नहीं, उसमें नहीं कहेंगे, आर्कियोलॉजिकल की स्थापना बाद में हुई, ये संस्था थी इसी के। कौन सी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। और इसके संस्थापक ही थे विलियम जोन्स। हाँ जोन्स ना, ये मात्रा नहीं रखी है जोन्स, अगर मात्रा दिखती ही नहीं छोटी सी कहाँ चली जाती है। इसने कार्य क्या किया? प्राचीन भारत की संस्कृति एवं साहित्य को उजागर करने का काम किया है, सामने लाने का काम किया है, उनका ट्रांसलेशन किया है। जैसे पहले भगवत गीता हो गई, बिल क्लिंसन साहब सब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के हैं। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की अनुवाद किया। तो अलग अलग पुस्तकों को PhD के बड़े नेता नहीं, भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल मिश्रा मेरे गाइड हैं। तो उनका फोन होता तो इग्नोर नहीं कर सकते जल्दी। हाँ HOD हिस्ट्री BSSD कॉलेज, BSSD कॉलेज नवाबगंज HOD। हाँ क्या बता रहे थे? अच्छा यहाँ पर तो विलियम जोन्स इसने क्या काम किया है कि जो पुरानी, जैसे बहुत सारी जो पुराने ग्रंथ थे जिन अलग अलग भाषाओं में थे, अलग अलग लिपियों में थे, पांडुलिपियों में थे, उनको अनुवाद कराया और उसको फैलाया लोगों के बीच। यही तो संस्था थी जिसने बाद में जाके बहुत सारा काम किया है भारतीय इतिहास के लिए। प्राचीन काल की जितनी धरोहर है इसने बहुत सारी खोज के दी। तो उन्होंने, उन्हीं के संस्थापक विलियम जोन्स साहब द्वारा इन सब नामों की तुलना किससे कर दी गई? चंद्रगुप्त से, क्योंकि उनके समकालीन है। इसके आधार पर इन्होंने बताया ये सारे नाम किसके हैं? चंद्रगुप्त। लेकिन अब ये मजे की बात है, फिर चंद्रगुप्त नाम कहां से आया? कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा जहां से हमने चंद्रगुप्त नाम उठाया, वो हमारा स्रोत क्या है? अब देखो, सही बोला। एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन का है, शक शासक, आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसका है कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। उसमें चंद्रगुप्त के नाम का जिक्र है। लिख लो भाई, जूनागढ़ जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त नाम मिलता है। बात समझ गए? कौन सा अभिलेख में? जूनागढ़। और
चलो यहाँ से थोड़ा जान लें, इंपॉर्टेंट है इसका जो, इसका सॉरी, किस शासक कौन है इसको लिखवाने वाला? शासक है रुद्रदामन। अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे तो उससे हमें समझ में आएगा कि ये कहाँ क्यों है, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे। तो चंद्रगुप्त, इसका नाम किस में मिल रहा है? केवल जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। तो हमें इसके बारे से पता लग जाता है। जैसे सैंडोकोटस नाम जो है वो मैगस्थनीज ने लिखा है। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी इंडिका, उसमें उसने यही नाम जिक्र किया है, सैंडोकोटस को। तो अभी हम लोग जान गए कि भाई पालीप्रोथम कहा जाता है क्योंकि पाटलिपुत्र का क्या था? संरक्षक था, इसीलिए भारत का मुक्तदाता। अभी हमने बताया स्ट्रैबो और जस्टिन यही बात को कहते हैं कि हाँ, डाकियों का गिरोह था जिसने पूरे भारत को राउंड डाला। ये इनसे हमें इनकी बात की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब चलो भाई हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बड़ा शासक था जिसने पूरे भारत को लगभग जीत रखा था। थोड़ा बहुत क्षेत्र बचा था, जैसे कलिंग अलिंग का क्षेत्र बचा था, लेकिन फिर भी एक बड़ा शासक था। अब हुआ क्या है, इस पर एक व्यक्ति है जो पहले कहाँ का शासक था? सीरिया एरिया क्षेत्र का शासक था, एंटियोकस। एंटियोकस का एक पुत्र हुआ सेल्यूकस निकेटर। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सेल्यूकस निकेटस उसका सेनापति था। किसका? सिकंदर का। ऐसा भी माना जाता है, लेकिन हमें उससे पता ही नहीं कि वो कोई भी हो, हम यही मान के चलेंगे शासक है कहाँ का? बैक्टीरिया का। ठीक, बैक्टीरिया का एक शासक है, कौन? सेल्यूकस निकेटर। निकेटर इसकी उपाधि है। अच्छा, नाम ही है। ठीक, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर माना जाता है कि ये बात, देखो अब हुआ क्या है, कहानी यही बनती है। इधर के क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे थे, जो ऐसा माना जा रहा है कि ये सीरिया टाइप वाले क्षेत्र में थे, जब सिकंदर चला गया, सिकंदर के बाद इन्होंने कहा जो सिकंदर नहीं कर पाया वो हम करेंगे, यानी भारत नहीं जीत पाया। इसके कारण इन्होंने भारत की तरफ आक्रमण किया, और लगभग ये माना जाता है कि 305 और 304 ईसा पूर्व की घटना है। ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है यहाँ पर, इसीलिए हम लोग 304 305 मानते हैं। में युद्ध हुआ किसके साथ? चंद्रगुप्त के साथ युद्ध। अब ये युद्ध हुआ जिसमें कौन? सेल्यूकस हार गया। ये तो हार गए भाई, पराजित हो गए। पराजित होने पर इनके बीच क्या हुई है? संधि। ये इंपॉर्टेंट है बस। अब इसलिए यहां पर आते हैं कि जब से संधि की बात आती तो ये मानते हैं 303 या 302 के आसपास ये संधि हुई। डेट फिर इंपॉर्टेंट नहीं, हटाओ, कोई जरूरत नहीं, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नहीं लेके आएंगे डेट को। फर्जी का इंटरव्यू इसलिए नहीं करेंगे कि परेशान हो जाए आदमी डेट पढ़ के, डेट की कोई जरूरत नहीं। संधि हुई, इस संधि की कुछ शर्तें थी। जैसे चंद्रगुप्त ने जब जीत लिया तो चंद्रगुप्त को 4 क्षेत्र प्राप्त हुए। हाँ, चंद्रगुप्त को कौन सा? कामधार, कामधार, काबुल, हेरात तथा मकरान का क्षेत्र प्राप्त हुआ। फिर पहुंच गया अफगानिस्तान, पहुंच गया, देखो सीमा पहुंच गया अफगानिस्तान, क्योंकि ये सब अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं। 4 क्षेत्र, गांधार, काबुल, गांधार, काबुल,
काबुल का क्षेत्र प्राप्त हुआ। ठीक। दूसरा क्या हुआ? दूसरा काम क्या हुआ? हाँ, एक तो ये हो गया भाई काम, 4 क्षेत्र मिल गए। दूसरा काम ये हुआ, इन्होंने संधि की और इनकी पुत्री सेल्यूकस की पुत्री क्लासों को बड़ा झंझट रहता है। 4-4 घंटे क्लास है, कहाँ तक संडे? तो संडे भी नहीं जीने देने चाहते कोचिंग वाले। हाँ, बताओ 4 घंटे, 4, 2 घंटे की और 6 घंटे। अब एक हम कैंसिल करें, वरना कौन संडे भी पढ़ाना पड़ेगा। जिंदगी में एक दिन तो मिलता ही है। हाँ, मतलब जिंदगी में हफ्ते में एक दिन। सेल्यूकस, देखो सेल्यूकस की पुत्री पुत्री क्या नाम था इसका? हेलना। का विवाह किससे हुआ? विवाह चंद्रगुप्त से। ले विवाह मिल गया। दूसरा तीसरा काम भाई क्या हुआ? इस संधि में दहेज में मान ले रहे हैं कि ये मिल गए थे। अब इस संधि में अगला काम क्या हुआ? इस संधि में सेल्यूकस ने कहा, अरे बोलो नहीं थी, इति इति नाम है इसका, इतिसा। हाँ इतिसा, सुन लो इधर। विवाह तुम्हें याद आ गया आजकल? हाँ हाँ हाँ, नहीं आजकल सीजन भी चल रहा है तो तुम्हें रसगुल्लों की याद आ गई। हाँ, नहीं बता तो रहे, आजकल चल रहे पी रहे हैं ना, रसगुल्ले चाहिए तुरंत याद आ गई। ये इनकी इसकी पुत्री है। हाँ। चलो ठीक, इसका विवाह हो गया। इनमें साहब सल्लूका साहब ने पूछा, यार तुम जीत तो गए दोस्त, जीतने का तुम्हारा एक बढ़िया राज था, हाथी हमें भी दे दो कुछ। कल 500 हाथी तुम्हें ले यार, अब तो तुम क्या बन गए हो ससुर साहब, 500 हाथी दे दिए। हाँ, सेल्यूकस को किससे दे दिए कि लो यार 500 हाथी तुम ले जाओ, अब तुम भी जीत लेना जिधर जीतना हो। तो बोले यार ऐसे तो काम नहीं बनेगा कि आपस में व्यवहार बना रहे, अब राजा तो रोज जाएगा नहीं, तो एक व्यक्ति भेज देते। हाँ, सोना चांदी भी मिला भाई, सब कुछ मिला। अब मान लो नहीं सब मिल गया, वो थोड़ी लिखेंगे यार कि अब वो शादी में वो थोड़ी कोई बताता, छुपा के रख लेता है ना। ये वाली चीज ये छुपा नहीं सकते ना, ये दिखेंगी। सेल्यूकस ने राजदूत मैगस्थनीज मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। समझ गए? देखो ये सेल्यूकस है, सेल्यूकस का राजदूत है कौन? मैगस्थनी, जैसे आजकल होते हैं। तो इसको कहां भेज दिया?
और इसी ने जाके बाद में एक पुस्तक लिखी, कौन सी? इंडिका। दार्शनिक था एक तरीके से, दार्शनिक कह सकते हैं, लेकिन दार्शनिक के तौर पर नहीं ले जाएंगे हम उसको। दार्शनिक नहीं, जाति प्रथा वगैरह इसने लिखा है। इसने भारत में 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख किया है इंडिका में, जिसमें उसने पहले दार्शनिक को बताया है कि पहली जो जाति इसने मानी वो दार्शनिक मानी, और अंतिम जाति जो मानी वो मंत्रियों को मान लिया, पार्षद जो छोटे छोटे मंत्री हुआ करते थे। तो इस प्रकार से इसने उल्लेख मिलता, लेकिन ऐसे दार्शनिक नहीं कह सकते हम इसको। मैगस्थनीज, अब या तो या इसकी इंडिका जैसी थी वो पुस्तक मिल जाए, मूल रूप में मिली नहीं है, इसलिए भी दिक्कत है कि हम नहीं मान सकते किसकी सोच विचार क्या थी। तो इतने 4 काम हुए इस संधि में, समझ गए भाई? इस संधि में क्या हुआ है? 4 काम हुए। मैगस्थनीज साहब आ गए, इन्होंने बाद में जाके इंडिका पुस्तक लिख दी। तो ये तो क्या था, हमने चंद्रगुप्त के बारे में जान लिया। कुछ और पॉइंट करें, इसके बाद हम इसको पूरा खत्म कर दें। ये शासन करते रहे, कहा जाता है कि ये शासन के अपने अंतिम समय, जब इनको लगा कि शासन नहीं करना चाहिए, तो अपने पुत्र बिंदुसार को उन्होंने शासन सौंप दिया, और अपने जैन गुरु, जो जैन धर्म इसने स्वीकार किया, और भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए? दक्षिण भारत। हम्म। हाँ हाँ, अपने पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार मारा किसी न किसी को नहीं है अभी, वो अलग है, वो बिंबसार है, कंफ्यूजन मत करो। अपने पुत्र बिंदुसार को शासन सौंप कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया। अभी कहाँ, अभी तो रुक तो जाओ, अभी तो आ रहे हैं धीरे धीरे हम लोग। देखो क्या हुआ, बिंदुसार को शासन सौंप कर किस क्या स्वीकार कर लिया? जैन धर्म, और जैन गुरु भद्रभाऊ, अभी जिनका नाम लिखा था भद्रभाऊ के साथ साथ श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में, आजकल तो पड़ता है कर्नाटक में। कहीं पे बच्चा ये लिख देता ना दक्षिण भारत चले गए, वो भी बात वही है, कर्नाटक चले गए। वहीं क्या किया इन्होंने, और संलेखना द्वारा क्या कर दिया? प्राण त्याग दिया, तथा संलेखना संलेखना द्वारा प्राण त्याग दिया। यानी अब एक बात, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म। क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग बनते चले जाएंगे। ये तो हमें मिल गया कि चंद्रगुप्त के अपने शासन किया, वो हम 2 चीजें लिख चुके हैं इसके बारे में पहले से ही, उसमें जरूरत है नहीं कि सार्वजनिक वितरण वाली 2 बार नहीं लिखेंगे, हमें पता है वो किससे संबंधित थी। अब इनके साथ साथ दूसरे व्यक्ति के बारे में जानो जो इनको बहुत सहयोगी हैं, चाणक्य, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या? नहीं, अशोक ने बुद्ध धर्म को माना। अशोक ये ऐसा ऐसा वंश है, ऐसा ऐसा धर्म, ऐसा वंश है जिसके शासक अलग अलग धर्मों को मानते रहे, अलग अलग संप्रदायों को अपनी मान्यताएं रखी। बिंदुसार आएंगे तो आजीवक संप्रदाय को मानेगा ये, ठीक। तो ये अशोक आएगा वो बौद्ध धर्मी हो जाएगा, फिर आएगा उनका पुत्र दशरथ, फिर वो बौद्ध धर्मी हो जाएगा, फिर दशरथ के बाद उनका पुत्र आएगा संपीति, फिर वो। तो ये सब बदलते रहे हैं, ये सब बदलू है, दल बदलू, मतलब धार्मिक रूप से दल बदल लेते हैं
कभी बौद्ध धर्मी हो जाते हैं, कहीं जैन धर्मी हो जाते हैं। हाँ वो तो रही हमेशा ही, कोई भी शासक अपने हिसाब से बदल सकता था, जनता भी अपने हिसाब से चुन सकती थी। धार्मिक स्वतंत्रताएं तो काफी रही हैं, इसीलिए भारत में आके सारे धर्म आ जाते थे, युद्ध भी ज्यादा नहीं हुए। अगर तुम देखोगे क्रूसेड कितना बड़े युद्ध हुआ, धर्म युद्ध कहा जाता है जिसे, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच 200 सालों तक युद्ध चलता रहा। फाइनली ईसाई थोड़ा ज्यादा पाबंद में पड़ गए, तभी वो तुर्की वाला क्षेत्र हमेशा लड़ाई झगड़े में बना रहा। अभी भी थोड़ा बहुत होता ही रहता है। चाणक्य, नाम क्या क्या है इनके भाई? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, एक अन्य नाम लोगों ने आजकल नया दे दिया है, वो क्या है? भारत का भारत का मैकियावेली। हाँ, पॉलिटिकल साइंस वाला, समझ गए बिल्कुल। सही लिखा यार, सही लिखा तो बाकी तो जान लोगे। हाँ, इनके पिता थे चाणक, इनके कारण इनको, पिता का नाम क्या था? चाणक, इसके कारण इनको क्या कहने लगा? चाणक्य। ये एक तरीके से द्विज ब्राह्मण थे। इनके बारे में ये कहाँ थे? तक्षशिला, तक्षशिला में शिक्षक, तक्षशिला में पढ़ते थे और तक्षशिला में ही पढ़ाने लगे, तो तक्षशिला के ही क्या बन गए? ये शिक्षक बन गए। इनकी जो पुस्तक बहुत फेमस है वो एक ही है, कौन सी? अर्थशास्त्र। अब ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित, प्रशासन तथा राजनीति पर आधारित है। दोनों बार लिख लो, प्रशासन तथा राजनीति पर आधारित। एक पॉइंट और लिख लो जल्दी जल्दी से। चंद्रगुप्त तथा बिंदुसार सार के प्रधानमंत्री रहे। दोनों के, चंद्रगुप्त जब चले गए तो कुछ समय तक किसके रहे? बिंदुसार के। देखो, इन्होंने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया, राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया। जो सप्तांग थ्योरी है स्टेट की या राज्य की, वो किसने दी? चाणक्य ने। और इसमें यानी राज्य के 7 अंग बताए हैं। सप्तांग सिद्धांत का मतलब क्या? राज्य के 7 अंग। इनमें पहला पहला क्या है अंग? राजा या स्वामी, और अंतिम है मित्र। सप्तांग सिद्धांत है जिसमें पहला राजा और अंतिम व्यक्ति कौन बताया? इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो खैर हम बाद में पढ़ेंगे, उनके लिए हमारे लिए, क्योंकि वो हम तब पढ़ेंगे जब मौर्य प्रशासन आएगा, समझ गए? क्योंकि इससे हमें जानकारी मिलती तो वो उसके साथ जोड़ के लेंगे। ये अलग कहीं नहीं मिलेगा, तो हमने इसलिए इसको एक पॉइंट लिख लिया। अब हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।